नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज संगम। मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देने वाले हैं इस साल, या आरओ देने वाले हैं, या आगे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, क्या पूछा जा रहा है, थीम को समझें, टॉपिक को समझें, उस अकॉर्डिंग तैयारी करें, उस अकॉर्डिंग। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आ जाते हैं। आपके 40 से 60% प्रीवियस ईयर टैकल करके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम इस सीरीज में कोशिश रहेगा चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे एक्सटेंड भी कर देंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो वीडियो स्किप मत करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलते हैं बिना देर किए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज हमने लिया है जियोग्राफी के क्वेश्चंस को। पिछले वाली वीडियो में हमने हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, जियोग्राफी को लिए हैं। तो जियोग्राफी हिस्ट्री के आए थे आपके 23 क्वेश्चन, जियोग्राफी के भी आए थे 22 क्वेश्चन, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी मिला करके। तो प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है पीसीएस में, आप जानते ही हैं। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया पीसीएस प्रीलिम्स नहीं दे सकते हैं। देने को दे सकते हैं, मतलब टैकल करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है। प्राणहिता महानदी की सहायक नदी है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, हिमाल प्रभा कृष्णा की, मंजरा गोदावरी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राणहिता, क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। जो प्राणहिता है गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। हेमावती कावेरी की बिल्कुल सही है, मालप्रभा कृष्णा की बिल्कुल सही है, मंजरा गोदावरी की बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं कि कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है और कावेरी कौन कौन सी है, गोदावरी कौन कौन सी है। सभी नदियों की सहायक नदियों को हम देख लेते हैं, जिससे आपका इससे कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। तो जो प्राणहिता है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं, सहायक नदी है, न कि महानदी की है। और गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम जाना जाता है। पेपर में पूछा गया था दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है? प्राणहिता है, मंजरा है, इंद्रावती है, वेनगंगा है। यानी पीएमआईवी मतलब प्राणहिता, मंजरी, इंद्रावती, वेनगंगा, पीएमआईवी। और कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। इसका ट्रिक है ABHKB, ABHK, ABHK। जैसे 2 BHK 1 BHK नहीं होता, तो इसको 1 BHK पढ़ सकते हो। 1 यानी अमरावती, यानी 1 पे A आता है अमरावती, B यानी भवानी, H यानी हेमावती, K यानी काबिनी। और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तुम्भद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा। ये कुछ नदियाँ हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी में, निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग की। तो इसको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। BAD, बैड सभी जानते हैं। B यानी भागीरथी और A यानी अलकनंदा, और B और A मिल करके देवप्रयाग बनाती हैं, यानी बैड। भागीरथी अलकनंदा बराबर देवप्रयाग। तो पंचप्रयाग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पंचप्रयाग का कौन सी पंचप्रयाग किससे मिलने से बनती है? तो बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कुछ इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जो देवप्रयाग है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम जाना जाता है, यानी देवप्रयाग के बाद से ही गंगा नाम से जाना जाता है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। देखिए नदी से 2 क्वेश्चन किए, तीसरा करने जा रहे हैं। नदी से पिछले साल का पेपर है 2023 का। तो यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सिहावा, नासिक, महाबलेश्वर, यमुनोत्री। तो कौन सी नदियों का कहाँ से निकली हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना कहाँ से निकली हैं? यमुनोत्री से निकली हैं। यमुना यमुनोत्री से। अब देखिए एक आचार किस में है? ऊपर नहीं है, चलिए ऊपर खत्म। अब बचे 2, C और D। अब देखते हैं कृष्णा। मान लीजिए हमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं और नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो कृष्णा कहाँ से निकली हैं? कृष्णा आपकी कहाँ से हैं? ये ऊपर वाले में एक आचार दिया है, ये एक गलत हो गया। चलिए ऊपर वाला एक का 4 है, B का 3। तो कृष्णा कहाँ से है आपकी? कृष्णा महाबलेश्वर से है। तो A वाला विकल्प सही है, A मिल जा रहा है। बाकी सारे विकल्प पड़ गए, क्योंकि यहाँ B में 2 है, B में 2, तो A पे 4, B पे 3, बाकी C का 2, D का 1। ऑटोमेटिक कर लेंगे यानी गोदावरी किससे हो जाएगा? गोदावरी आपका नासिक से और महानदी सिहावा से है। उद्गम स्थल, जो उद्गम स्थल है देख लीजिए, यमुना यमुनोत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से, महानदी सिहावा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं नदियों से। देखिए 4 क्वेश्चन नदी से आए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती हैं। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कोट केवल एक, दोनों, एक तथा 2,
केवल दो, ना तो एक नहीं दो। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती हैं। एक तो ये दिया है आपका, एक ये दिया है, और दूसरा क्या कहा गया है? बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती हैं। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, दूसरा तो बिल्कुल गलत। मान लीजिए जैसे आपको पहला नहीं आ रहा है लेकिन एक आ रहा है तो आप कर सकते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत, तो विकल्प ए सही हो जाएगा, केवल एक। क्योंकि रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल सही है। जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं, बल्कि हमीरपुर मिलती है। कहाँ मिलती हैं? हमीरपुर मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? हमीरपुर में। प्रयागराज में तो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, संगम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। जो रामगंगा नदी है कन्नौज के निकट गंगा नदी मिलती है, बिल्कुल सही है। जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं, बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा? देखिए, 4 नदी से क्वेश्चन आए थे, 5वां दर्रे से है। दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित है। पूछा गया है कौन सा दर्रा कहाँ पे है? तो माना हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, दीफू लद्दाख, अघिल अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब देखिए, जो दर्रे वाले क्वेश्चंस हैं, दर्रे वाले क्वेश्चंस अक्सर हर पैटर्न पे अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सा मतलब पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, हर पेपर में दर्रे से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नीति उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड। क्योंकि जो नीति दर्रा है आपका, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो हिमाचल का देख लीजिए, लद्दाख का देख लीजिए, अगले अरुणाचल का देख लीजिए, कुछ दर्रों को देख लीजिए कि कौन से दर्रे कहाँ पे हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जगह कंपाइल कर दिया है। तो जो खारदुंगला है, काकोरम है, जोजिला है, चांगला है, सब कहाँ पे हैं? लद्दाख में है। और पीर पंजाल बनिहाल ये कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। और सिरकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगची, दीवान, बाभा, पारंगला, मणिरंग ये कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला, माना, नीत, लिपुलेख ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाथुला, जेलेपला ये कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। सेला, बामडिला, दीफू ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तुजू मणिपुर का, और थालघाट, भोरघाट कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ये प्रमुख दर्रे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो देख लीजिए, जो दर्रे वाला है तो यहाँ पे नीति सही है, बाकी सारे दर्रे गलत हैं। बाकी सारे दर्रे जो दिए गए हैं ये गलत हैं, क्योंकि माना भी उत्तराखंड में है। और क्योंकि मैंने अभी दिखाया ही है आपको, माना कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बाकी जितने भी दर्रे हैं यहाँ पे हमने बता ही दिया, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे 6वां क्वेश्चन क्या है? तो क्या है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? जम्मू कश्मीर के जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। किस पर? आयात पर निर्भर है। न तो इस पर विकल्प क्या दिया गया है? कोड क्या दिया गया है? ना तो एक, ना ही दो, दोनों एक और दो, केवल दो, केवल एक। तो इसका क्या होगा? दोनों, एक और दो, दोनों। कश्मीर में भंडार में मिले हैं और लिथियम, निकेल, कोबाल्ट पे आयात के लिए निर्भर, आयात पर निर्भर है। चलिए आगे चलते हैं। इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम की खोज संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी उन्हें पता चला कि लिथियम का भंडार यहाँ मिला। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए भारत मुख्यतः आयात पर निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाना, समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, यहाँ पे जल शक्ति होगा। नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति के लिए, सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। किसके लिए? जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो शिवाना समुद्र है ये जल शक्ति के लिए है, और कल्पक्कम किसके लिए है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए है। तो कर्नाटक में शिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। कभी कभी स्थापना भी इसका पूछ लिया जाता है। और तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, जल विभाजक। तो इसको जल विभाजक कहते हैं, पानी का हौज नहीं कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखने के बाद लगता है कि पानी का हौज, तो जल विभाजक होता है, वो पानी को इकट्ठा करता है। और भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करता है, भंडारण करता है और पानी को छोड़ने का कार्य करता है, इसे वाटर शेड भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक कथन कारण वाला सवाल है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर छाया के क्षेत्र में स्थित है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका ए भी सही, आर भी सही है, तो विकल्प डी सही है। थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा बहुत।
ये जो तमिलनाडु तट है दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी के समांतर स्थित है, बिल्कुल सही है। और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर के वर्ष छाया क्षेत्र में स्थित है। और अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिमी मानसून को पश्चिमी घाटी द्वारा बाधित किया जाता है, और फिर जो हवाएं जो चलती हैं वो पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, और जिसके परिणामस्वरूप वो जल्दी ही ठंडी हो जाती हैं। और इसी के कारण सह्याद्री के हवा वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। और पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। जब पहले चढ़ती हैं, फिर ठंडी होती हैं, फिर पश्चिमी घाटों के पार करने के बाद नीचे उतरती हैं, फिर गर्म हो जाती हैं। और इससे हवाओं में नमी कम हो जाती है, इसलिए ये हवाएं पश्चिमी घाटों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित पूर्व में थोड़ी वर्षा करती हैं। इन क्षेत्रों को वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो देखिए, खनिज वाले भी क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने नदी वाला देखा, अब खनिज यानी मिनरल्स वाले आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना तो एक, ना ही दो, दोनों एक और दो, केवल एक, केवल दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक। यानी यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम कमी पाई जाती है। ये कमी नहीं पाई जाती है, इस मिट्टी में कमी नहीं पाई जाती है। इसमें कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन, पोटास, चूना की। चलिए देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निस्क्षालन के परिणामस्वरूप होता है, और इस मृदा में उर्वरता कम पाई जाती है, किंतु इसमें लौह एवं एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो आपका लौह है और एल्युमिनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, बल्कि कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, पोटास की, चूना और जैविक पदार्थ की। और यह मिट्टी केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार इन क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित हैं, विद्युत जनित हैं, गैर नवीकरणीय हैं और नवीकरणीय हैं। तो ये कौन से हो जाते हैं आपके? नवीकरणीय हैं। ये क्या है? नवीकरणीय। जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते हैं वो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हैं? ये आपके ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं जैसे पवन ऊर्जा हो गया, आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय। अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं, हमने लिखा भी है इसको। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि है, जो कि नवीकरणीय है। अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? चुंबकीय क्षेत्र, वालियस बल, तापमान, दबाव। यहाँ से आपका विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाता है। इंडियन ज्योग्राफी की 11 क्वेश्चन आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्वालियस बल, कोरोलियस बल बोलते हैं। कहीं कहीं कोवालियस लिखा था, कहीं कोरोलियस। यहाँ पे आयोग की तरफ से ही कोवालियस लिखा था, लेकिन कोरोलियस होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसको थोड़ा। जो धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। अब पृथ्वी की अक्षीगत से उत्पन्न विक्षेप बल को यानी विक्षेप बल को, यहाँ पे विक्षेप बल होना चाहिए। विक्षेप बल को क्या कहते हैं? विक्षेप बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलस द्वारा किए जाने का इसका नामकरण कोरियोलस बल रखा गया है। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो कोरियोलस बल होगा इसका सही जवाब। यहाँ पे विक्षेपक की जगह विक्षेप होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कि कौन सा देश में कौन सी झील है। ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं और उनका मिलान करने के लिए जाता है या कोट दे देता है, इस रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो क्या दिया है? माराकाइयो वेनेजुएला में, ओनेगा कनाडा में, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में, बैकाल रूस में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओनेगा। क्या हो जाएगा? ओनेगा, क्योंकि ओनेगा कनाडा में नहीं है। कहाँ पे है ये? रूस में है। कहाँ पे है? रूस पे। बाकी माराकाइयो वेनेजुएला में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बैकाल भी रूस में है। तो जो ओनेगा झील है ये रूस में स्थित है, न कि कनाडा में। रूस की और कौन सी झील फेमस है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं? तो बैकाल भी रूस में है, लदोगा भी रूस में है, और मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख झील है मराकाइबो झील वेनेजुएला की। मराकाइबो किसकी है? वेनेजुएला में स्थित है। यह एक लैगून झील है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? देखिए, यूक्रेन का मैटर था, इस वजह से यूक्रेन से पूछा गया था क्वेश्चंस। अभी हाल फिलहाल में इजराइल वाला मैटर चल रहा है, इजराइल से पूछा जा सकता है, इजराइल फिलिस्तीन वगैरह से। तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ये सब पूछे जा सकते हैं। तो
जेपोरिजिया खारकिव क्यू डोनेट्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयला उत्पादक क्षेत्र डोनेट्स को होगा। क्या होगा? डोनेट्स को होगा। आप इसे देखिए, ये मिनरल्स का ही क्वेश्चन है। तो डोनेट्स बेसिन वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे है? यूक्रेन में स्थित है। जो डोनेट्स बेसिन है आपका डोनबास वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है और कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन के कोयला भंडार का 90% से अधिक डोनेट्स कोलफील्ड में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर नदी है। कौन नदी है? मिसिसिपी। कौन सी नदी? मिसिसिपी, कोलोरेडो, रेडो, रियो ग्रांडे और अमेजन। अब देखिए, इसका उत्तर तो कोलोरेडो भी होगा आपका और ये रियो ग्रांडे भी होगा, लेकिन जो लोक सेवा आयोग है इसका उत्तर क्या सही माना था? सिर्फ रियो ग्रांडे माना था। क्या माना था? रियो ग्रांडे माना था। लेकिन अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कोलोरेडो भी है और रियो ग्रांडे भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी माना था। चलिए कुछ डिटेल में देख लेते हैं इसे। रियो ग्रांडे एवं कोलोरेडो दोनों नदियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको के देश की सीमा पर स्थित हैं। रियो ग्रांडे दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों कोलोरेडो की नदी के साथ में से एक है। ये आपका है, बट लोक सेवा आयोग ने क्या मान लिया था? सिर्फ रियो ग्रांडे को मान लिया था। बाकी सब चीज़ें हैं, इसको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं बाकी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इगारका चीन। इगारका चीन ये सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? इगारका चीन। बाकी उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में ये है और रॉटरडैम नीदरलैंड में है। तो जो आपका इगारका बंदरगाह है रूस में स्थित है। यह बंदरगाह येनिसे नदी के काया क्रीक के तट पर स्थित है। और मॉन्टेविडियो का बंदरगाह उरुग्वे में है। जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। रॉटरडैम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नीदरलैंड के दक्षिण हालैंड प्रांत के रॉटरडैम शहर में स्थित है। नीदरलैंड के दक्षिण हालैंड में। तो ये देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा है बंदरगाह। पेपर में पूछा जाता है रॉटरडैम। बाकी सारे सही हैं, गलत कौन सा है? बी वाला। चलिए आगे चलते हैं। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रांसीसियों को, हालैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन और अमेरिका वासियों को। तो किसे दिया जाता है? स्पेन और अमेरिका वासियों को। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्या दिया गया? निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे से सबसे बड़े व्यवस्थित है। पहले छोटा कौन है, फिर बड़ा कौन है, फिर कौन है। तो इस अकॉर्डिंग हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? ग्रेट सैंडी होगा। क्या होगा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्योंकि जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ये आपका 2,67,250 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? उसके बाद आपका गोबी आ जाता है। क्या आ जाता है? गोबी। अब देखिए, एक के बाद 4 किस्में हैं। एक के बाद 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो विकल्प बी सही हो गया हमारा, गोबी। यानी पहला क्या है? ग्रेट सैंडी हो गया, दूसरा गोबी हो गया आपका, फिर आपका अरेबियन हो गया, फिर सहारा हो गया। छोटे से बड़े की बात कहा है इसने। तो चलिए देख लेते हैं किसकी लंबाई कितनी है। तो सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल की लंबाई कितनी है? कितने वो क्षेत्रफल कितना है? ये है 2,67,250 स्क्वायर किलोमीटर। और गोबी मरुस्थल यानी इसका कितना है? इसका है आपका 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर। अरेबियन मरुस्थल का कितना है? 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर और सहारा मरुस्थल का 92। तो सहारा सबसे बड़ा है। तो चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता करके मकर रेखाओं पर जाती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के स्थिति में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो इसका सही जवाब होगा केवल महासागरीय लवणता करके मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बाकी सारे विकल्प गलत हैं। सारे विकल्प आपके गलत हैं, क्योंकि किसी स्थान पर 24 घंटे में सामान्यतः 2 बार आता है। सामान्यतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आना चाहिए। यानी पृथ्वी लगभग 24 घंटों में अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व में एक घूर्णन पूरा करती है। अतः प्रत्येक स्थान पे 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, न कि 12 घंटे 30 मिनट बाद। तो ये तो ऐसे गलत हो गया, 12 घंटे होना चाहिए। और जो बेंगुला धारा है एक ठंडी धारा है जो
प्रशांत नहीं, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के और एवं पूरब के अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट किनारे प्रवाहित होने वाली धारा है, तो ये भी गलत हो गया। और रही बात सूर्य वाला, तो जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की सीधी रेखा में होती है तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। क्या होता है? दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो विकल्प ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। अल नीनो, ये फेवरेट चैप्टर है यूपीएससी का भी, यूपीपीसीएस का भी। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। और नीचे देखिए कोट में सही उत्तर चुनिए, केवल एक और दो नहीं, केवल दो, न तो एक न तो दो। इसका सही जवाब होगा केवल एक, बाकी ये गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक। अब क्या है, जो अल नीनो है आपका, ये एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। और यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। और जानते हैं सामान्य भाषा में अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, पूछ सकता है कौन सा शब्द है, जिसका मूल अर्थ होता है बच्चा। और अल नीनो के कारण ही सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, स्तरीकरण में वृद्धि के कारण और समुद्री पोषक तत्वों में कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन के नुकसान का अनुभव करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज। देखिए खनिज से कितने ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, मिनरल से कितने ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क और मैग्नीज। तो जो आपका ये है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? ये है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। तो माउंट न्यूमैन लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह खनन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है माउंट न्यूमैन? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 22 नंबर देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आए थे। तो इसका मिलान कह रहा है कौन सा पर्वत कौन से देश में है। तो जो आपका किलिमंजारो है, ये कहाँ पे है? किलिमंजारो, टूबकल, स्टैनली, हागर, मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, युगांडा। तो जो किलिमंजारो है आपका ये तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में, तंजानिया में। और जो टूबकल है आपका, टूबकल मोरक्को का पर्वत है। किसका है? मोरक्को का। और जो स्टैनली है आपका, स्टैनली आपका कांगो में है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, और ये कहाँ पे है स्थित? युगांडा में। तो अगर कांगो रहेगा कांगो मारिएगा, युगांडा रहेगा तो युगांडा मारिएगा। तो स्टैनली क्या हो गया? युगांडा। अब बचा हागर, ये कहाँ है? अल्जीरिया में है। तो इनकी ऊंचाई देख लीजिए। जो किलिमंजारो पर्वत है इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो टूबकल है आपका मोरक्को में पर्वत है, जो कि ये टूबकल नेशनल पार्क में स्थित है। और माउंट स्टैनली जो है, या माउंट नगलीमा पर्वत, यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। हागर पर्वत अल्जीरिया में स्थित है। तो इसी के साथ आज जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 वाला पीसीएस का ख़त्म हुआ। अब अगले पार्ट में इन्वायरमेंट या पॉलिटी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ऐसे ऐसे ही छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा कराएंगे, जो कि यूपीपीसीएस 2024 और आरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो रामबाण है, जो करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस का काम करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।